हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर मार्केट में जो खबरें हैं और चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब धीरे धीरे कम होती हुई भी नज़र आ रही है। पर इसके जो इन्वेस्टर है वो अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें फंसे हुए हैं। तो अब यहाँ पे इसमें से निकलने का आगे के लिए क्या रोड मैप होने वाला है, साथ ही साथ जैसा कि अभी हमें क्वार्टर 3 के जो नंबर हमें देखने को नजर है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपनी के नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले। तो क्या इस बेसिस पर आने वाले नंबर्स के लिए या आने वाले टाइम के लिए कंपनी का कोई अच्छा रोड मैप देखने को मिल सकता है या नहीं रिकवरी के मिसाल से, और क्या सच में आने वाले 5 साल कंपनी के लिए अच्छे रहने वाले हैं या नहीं, तो वो भी यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो व्यू अभी के टाइम तो काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग पर ही अगर खास अगर बात कर ली जाए तो ज़्यादा आज का कोई जंप देखने को मिला नहीं। 1.09 के ऊपर क्लोजिंग रही है, जबकि इंट्राडे का हाई 1.13 तक देखने को नजर आया है। ओवरऑल काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। 5% तक इंट्राडे का हाई देखने को मिला, जबकि 5 सेशन में अगर हम बात करें इस कंपनी के रिगार्डिंग तो यहाँ पे लगभग 7% की क्रेस आपको देखने को नज़र आने वाली है। तो वहीं एक महीने की अगर बात कर ली जाए तो 10% का जंप नज़र आएगा। इसके पीछे का रीज़न ये देखने को मिला था कि जब कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर काफ़ी अच्छे निकल के आए, उम्मीदों से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे निकल के आए, क्योंकि जहाँ 193 करोड़ का जो लॉस हो रहा था वो सीधे 193 करोड़ से सीधा जंप हुआ और यहाँ पे 20 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। तो इसी बेसिस पर कंपनी के इन्वेस्टर की जो है काफ़ी ज़्यादा जो अपेक्षाएं थी वो भी बढ़ी और इसी वजह से मार्केट में जो है थोड़ी हलचल नजर आई। पर इसके बिजनेस को अगर समझने की अगर बात आती है तो यहाँ पे कंपनी के पास अभी के टाइम मौजूदा टाइम के अंदर 22 सर्कलों में 21,582 टावर अभी के टाइम देखने को मिल रही हैं। पहले कंपनी के पास 26,000 से अधिक टावर थे, पर अभी के टाइम कंपनी के पास टोटल जो अभी जो टावर अभी बचे हुए हैं तो वो 21,582 टावर अभी बचे हुए हैं। टोटल कंपनी ने यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया कि कंपनी के पास अभी के टाइम कितने जो है टेलीकॉम टावर है। अब मेन चीज़ निकल के आती है कि 22 सर्कल हैं, उसमें भी उस कंपनी के पास 70 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर इसमें कनेक्टेड हैं, 5,000 कंपनी के वर्कर्स हैं और कंपनी को काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो रिवॉर्ड है अवार्ड है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल चुके हैं। अब मेन बात यहाँ पे निकल के आई है कि कंपनी में जो ग्राहक हैं वो यहाँ पे एयरटेल भी है तो बीएसएनएल भी है, तो जियो और टाटा कम्युनिकेशन और वोडाफोन आइडिया जो जानी मानी हस्तियां है कंपनी की, जो इंडिया की जो टॉप कंपनियां हैं वो अभी कंपनी के लिए काफ़ी बड़े क्लाइंट रह चुकी है। पर अभी के टाइम रिसेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी को उम्मीद जो है इन दो कंपनियों से देखने को मिल रही है, बीएसएनएल से और वोडाफोन आइडिया से। तो वोडाफोन आइडिया की भी जो उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फिर चुका है और बीएसएनएल की अगर देखा जाए तो अभी इसकी थोड़ी सी उम्मीदें बची हुई है। रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम इंडस टावर को बीएसएनएल से ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका था, साथ ही वोडाफोन आइडिया से भी ऑलरेडी मिल चुका था। पर कंपनी ने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो लास्ट क्वार्टर 3 के नंबर निकल गए थे उसमें कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया था कि कंपनी को अभी पिछले कुछ सालों से जो है लगातार ऑर्डर नहीं मिल रहे, जो जो कंपनी के लिए जो अच्छे क्लाइंट के तौर पर कंपनियां निकल के आ रही थी, जिसमें कंपनी ने इन सब कंपनियों को मेंशन किया था, जिसमें बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों को यहाँ पे कंपनी ने मेंशन करके क्लियर बताया था कि कंपनी का जो ऑर्डर वगैरह है वो इन कंपनियों से आना बंद हो चुके हैं कुछ टाइम से देखने को जो मिला पिछले कुछ सालों के जो अंतराल में। और अभी कंपनी को बीएसएनएल से और वोडाफोन आइडिया से उम्मीद है, क्योंकि बीएसएनएल 4G 5G के लिए स्ट्रगल कर रही है तो वोडाफोन आइडिया भी उसी तरीके से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आने वाले टाइम के लिए टेलीकॉम सेक्टर को अगर यहाँ पे ओवरव्यू अगर देखा जाए तो भारत का दूरसंचार जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 2031 तक अगर इसके लिए कुछ चीज़ों को अगर देखा जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई है कि लगातार 4G 5G तकनीकी में काफ़ी ज़्यादा जो सुदृढ़ीकरण यानी स्वदेशी को जो अपनाने का कार्य है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि 5G का दबदबा पहले से ही बन चुका है और 6G का जो रोड मैप है वो काफ़ी तेज़ी से तैयार हो रहा है, क्योंकि भारत इस 6G का मिशन जो लक्ष्य रख रहा है वो 2030 तक का रख रहा है और भारत को 6G के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के देश के रूप में स्थापित करने की जो कोशिशें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसी के बेसिस पर काफ़ी कुछ बदलावों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी लगभग 43% तक की वृद्धि के कारण 5G
बुनियादी ढांचे के बाजार में 45% के CAGR में वृद्धि होने का भी अनुमान रहा है। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनियां जो लगातार है काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर भी बनती हुई नजर आ रही है। पर मेन चीज़ निकल के आ रही है कि दूरसंचार पर निर्यात प्रमुख खिलाड़ी जो है इसमें जो निकल के आए हैं तो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, 4G और 6G के अनुसंधान के हिसाब से। पर BSNL जो एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद भी जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट करती हुई नजर आई है। बजाय यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट करने के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर को जो है सपोर्ट करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को जो है प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक क्षेत्र रह सकता है। बाकी GTL इन्फ्रा जैसी कंपनी के लिए अगर यहाँ पे अवसर तो काफ़ी बड़े हैं, पर यहाँ पे अवसर मिलने के लिए जो है कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा व्यू काम करना पड़ेगा। क्योंकि पहली चीज़ कंपनी के ऊपर एक बड़ा कर्ज है, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी कम है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी काफ़ी अच्छी तेज़ी से जो है कंपनी अपने कर्ज को कम करती हुई नजर आई है। क्योंकि कंपनी का एक टाइम पे कर्ज की अगर बात की जाए तो 10,000 करोड़ तक का कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो कंपनी ने बैलेंस करने की कोशिश की है। और आते आते अब 3429 करोड़ तक कंपनी ने अपने कर्ज को मेंटेन करने की भी कोशिश की है। तो आने वाला जो है 5 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है। पर इन आने वाले 5 साल में अगर कंपनी को जो है अच्छा प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले 5 सालों के लिए कुछ चीज़ें जो देखने को मिल रही है इसमें आप देख सकते हैं वित्तीय और परिचालन में संबंधित जो बदलाव है उनमें काफ़ी चीज़ें निकल के आई है। क्योंकि ARPU के साथ उद्योग में एक महत्वपूर्ण वापसी देखने को मिल रही है। हालांकि लाभप्रदता अभी भी एक मुख्य चिंता का विषय है, क्योंकि प्रत्येक विदेशी निवेश FDI का जो प्रवाह है बढ़ रहा है और इस क्षेत्र का लक्ष्य 2030 तक निवेश को दोगुना करके 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पे पहुंचाना है। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम के लिए काफ़ी दिलचस्पी जो है रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पर एक चीज़ों में अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर देखा जाए या कंपनी के फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं इनबैलेंस होती हुई नजर आई है। ज़्यादातर अगर स्टेबलाइजेशन अगर देखा जाए कंपनी के लिए अगर व्यू अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अनबैलेंस होती हुई नजर आई है। पर कंपनी इन सब चीज़ों में अगर सुधार कर पाती है तो वो एक अच्छी खासी रह सकती है। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या निकल के आ रहा है कि लास्ट टाइम जो प्रमोटर्स रिलीज ऑल प्लेज इन द दिसंबर क्वार्टर, कंपनी ने के जो शेयर थे होल्डर्स थे, जो कंपनी के जो गिरवी शेयर थी प्रमोटर से कंपनी ने यहाँ पे टोटली शेयर ऑलरेडी छुड़ा लिया है। क्योंकि अब कंपनी की जो शेयर है वो बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कंपनी ने कर दिया है प्लेज परसेंटेज 0, पहले 100% था वो यहाँ पे कंपनी ने अब छुड़ा लिया है। अभी प्रमोटर्स 3.28% है और कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो होल्डर हैं, इन्वेस्टर होल्डर हैं, वो भी अभी के टाइम देखने को जो मिल रहा है FI वाले इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि जब भी प्रमोटर से जो है अपनी कंपनी ने शेयर गिरवी जो छुड़ाए उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है राहत की जो बात है वो इसमें निकल के आई है। पर हाँ, वीक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि DI के जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर अभी मार्केट कैप के मुकाबले कई 4 गुना जो है लगभग जो कर्ज है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी के बेसिस पर एनुअली जो नेट प्रॉफिट था एनुअली बेसिस पर कंपनी का लगभग 950 करोड़ तक का लॉस चल रहा है। और 52 वीक हाई से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% अभी नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से इन्हीं दिक्कतों के चलते कहीं ना कहीं कंपनी को इन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने आगे चलकर इनमें अगर कोई सुधार कर पाती है तो एक अच्छा व्यू कंपनी के लिए रह सकता है, कंपनी के इन्वेस्टर के लिए रह सकता है। और आज का सेशन अगर देखा जाए तो वेरी बैड यहाँ पे रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार भी आज काफ़ी ज़्यादा क्रेश हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे GTL इन्फ्रा का भी अगर डाटा अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटी 100% पे देखने को इसी बेसिस पर रही है। वॉल्यूम आज की यहाँ पे 4 करोड़ से अधिक की रही है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी 59% की रही है। तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम निकल के आई है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले, खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।